आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एनसीईआरटी बुक में आपका चैप्टर 4 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। से पहले हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्रीज को, ये आपको पता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पहले फिर से क्लियरली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस चैप्टर आप लोग पढ़े थे एलिमेंट्स, और उससे पहले वाला अभी हाल फिलहाल में ही आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया था। तो पीरियोडिक टेबल में अभी जो आप जितना पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट में तो अगर आप मान के चलिए तो 6 तो नोबल एलिमेंट है, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 18 के करीब करीब नॉन मेटल है, 6 के करीब में मेटलॉइड है, और बाकी सब मेटल है। चैप्टर सेकंड जो मेटल और नॉन मेटल था, चैप्टर थर्ड, तो वहाँ पर बताया था कि किस तरीके से एक मेटल जो होता है एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद एक बॉन्ड बनाता है। एक मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, फिर दोनों बॉन्ड बनाता है। आप उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं कि वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, आयोनिक कंपाउंड का। तो कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड करके अपना आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर लेता है। एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिला और अपना आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेता है। तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और फिर दोनों को मिला के एक कंपाउंड का। अब कंपाउंड को दो तरीके से, दो पार्ट में रखा गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऐसा कंपाउंड विच लैक ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की कमी हो। आप हाइड्रोजन और कार्बन को थोड़ा साइड कर दीजिए ना, या सिर्फ कार्बन को साइड कर दीजिए, उसको छोड़ के जितने भी कंपाउंड हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया कि कंपाउंड ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो कंपाउंड होता है उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन का कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि कार्बन अगर एक साइड रखें तो बाकी दूसरी तरफ कितना होता है, 117 एलिमेंट। हाइड्रोजन को भी अगर साइड कर देते हैं तो बचता है 116। अगर 6 नोबल एलिमेंट को भी हटा देते हैं तो 110। तो 110 एलिमेंट मिल करके जितना कंपाउंड बनाता है, ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ही मान लो 110 एलिमेंट, और उसके कंपाउंड का जो बिहेवियर होता है उन सब को हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। फिर बात आती है कि किसका ब्रांच बड़ा है, ऑर्गेनिक का तो इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। तो फिर बात आती है, अगर आपको देख के लगेगा कि इनऑर्गेनिक में 110 एलिमेंट प्लस 110 एलिमेंट्स का कंपाउंड, तो इसका मतलब ये ब्रांच बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनका नंबर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपेयर में कई गुना ज़्यादा होता है। कई गुना का मतलब कि अब तो देखिएगा डिफरेंट बुक में डिफरेंट नंबर रहता है। अभी सर्च मारिएगा कहीं भी तो आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा वो करीब करीब 5 लाख मिलेगा। अभी लगभग इनऑर्गेनिक कंपाउंड करीब करीब आपका 5 लाख है इनऑर्गेनिक। अब गेस कीजिए तो ऑर्गेनिक कितना होगा। तो ऑर्गेनिक देखिएगा, ये 10 मिलियन है। 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़।
ये 5 लाख है तो ये 10 मिलियन, कहीं कहीं पे तो 19 मिलियन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। 10 मिलियन या 19 मिलियन इनके बीच में भी मान लो तो करीब करीब 1 करोड़, 1 करोड़ हो गया ना, 1 करोड़ से ऊपर। ये सारे मिल करके बना रहे हैं 5 लाख। और ये अकेला मतलब कि यहाँ पे करीब करीब अगर 6 नोबल एलिमेंट को हटा दे तो फिर भी 110 एलिमेंट्स हैं। 110 एलिमेंट और उनका कंपाउंड मिल करके कितना बना है 5 लाख। और कार्बन अकेला करीब करीब 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कंपाउंड बनाया हुआ है। और उसी कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है। अब बात करेंगे अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पे है? तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कीजिए, आपका क्लॉथ्स, पेट्रो प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, मेडिसिन और लिविंग बींग, जितने भी लिविंग बींग है ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको मालूम होगा कि अर्थ क्रस्ट पे सिर्फ 0.03% ही कार्बन पाया जाता है, जो बहुत कम है, बहुत। लेकिन फिर भी उसका जो कंपाउंड है वो काफ़ी ज़्यादा है और एवरीवेयर है। ये भी नहीं कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच एंड एवरीवेयर मिलेगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ, ये नहीं, सिंथेटिक क्लॉथ कहिए या कॉटन क्लॉथ कहिए, दोनों आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिविंग बींग, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो किस चीज़ से बना हुआ? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से बना हुआ। मेडिसिन, बहुत सारा मेडिसिन भी जो है वो भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विनेगर, अल्कोहल, डिटर्जेंट, सोप, परफ्यूम, ये आप नाम लीजिएगा ना तो एक लंबा लिस्ट बनेगा। आप समझ ही रहे, अभी तो हम उतना बोल भी नहीं पाएंगे। अगर 1 करोड़ भी है तो 1 करोड़ कंपाउंड का नाम लेना शायद पॉसिबल नहीं है, लेने लगोगे तो लंबा लिस्ट बन जाएगा। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जितना भी आप फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में पता है ना, एसिड 2 तरह का होता है, एक मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड। तो जो फ्रूट्स के अंदर जितने भी एसिड पाए जाते हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक के बारे में अभी फिलहाल इस चैप्टर के अंदर कोई डिस्कशन नहीं करना। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए हैं इसके बारे में। अब आते हैं यहाँ पे एक टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका क्या था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर 3 आपका था मेटल एंड नॉन मेटल। तो वहाँ पे हम बताए थे बॉन्डिंग ऑफ मेनी मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो वहाँ पे मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से बॉन्ड करता था, तो उस वहाँ पे आप पढ़े होंगे चैप्टर 3 में आयोनिक बॉन्ड के बारे में। और वहाँ पे आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताए होंगे, बताए थे ना डॉट स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरीके से एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है। मेटल के पास क्या होता है कि मेटल के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन मेटल के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, 4 और नहीं 5, 6 और मतलब कि मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मेटल हो गया। और नॉन मेटल के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7। अब जो मेटल है इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, नॉन मेटल को भी ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और एक पॉजिटिव आयन बनाता है। ये 2 लॉस करता है, ये 3 लॉस करता है। यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये लॉस करता है और ये गेन करता है और दोनों के बीच में एक कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड का बिहेवियर भी आपको बताया गया होगा। तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है।
बिकॉज उन दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जिसके कारण एक्सेस अमाउंट में हीट की ज़रूरत होती है, जिसके कारण वो बॉन्ड ब्रेक करे। उतना कम टेम्परेचर पर इनका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो जब तक इनका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक ये मेल्ट या बॉयल नहीं करेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। लेकिन अब बात करते हैं अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या था? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जिसमें मेटल और नॉन मेटल होते हैं। लेकिन अब हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या पढ़े थे? यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एंड आयन का फॉर्मेशन होता है वहां पे, फॉर्मेशन ऑफ आयन। और ये पुअर कंडक्टर, ऐसे तो प्योर फॉर्म में आयोनिक बॉन्ड जो होता है, आयोनिक कंपाउंड भी जो होता है वो प्योर फॉर्म में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर है? अब हम आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड का आप देखिएगा तो आपके बुक में पेज नंबर 59 वहां पे कुछ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, जिसमें एक दिया हुआ है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दिया हुआ है। तो एसिटिक एसिड का CH3COOH, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है आपका, मेल्टिंग पॉइंट 290 और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 391 केल्विन। ये भी केल्विन, ये भी केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन। अगर आप सेल्सियस में बात कीजिए तो ये आपका हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात कीजिए तो कितना हो गया? 118 डिग्री सेल्सियस, जो काफी कम है। ये एक कार्बनिक कंपाउंड है। और कार्बनिक कंपाउंड का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं एज कंपेयर टू द आयोनिक कंपाउंड, या आयोनिक बॉन्ड काफी कम होता है। उसी तरीके से एक और दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म, CCl4, नहीं CHCl3, CHCl3। आगे हम क्लोरोफॉर्म के बारे में बताएंगे। क्लोरोफॉर्म वही होता है जो आप हॉस्पिटल में जाओगे तो ऑपरेशन करने से पहले किसी को अगर बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म सुखाया जाता है। क्लोरोफॉर्म किसी को सुंघा दोगे तो आदमी बेहोश हो जाता है, इनकॉन्शियस हो जाता है, 4 घंटा 5 घंटा जो भी हो। इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखिए तो लिखा हुआ 209 केल्विन, ये केल्विन लिख दीजिए। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दिया हुआ 33 बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो किस चीज में? सेल्सियस में, तो ये माइनस में आएगा। कितना आएगा? माइनस कितना? -73 - 9 कितना होता है? 64 डिग्री सेल्सियस। और ये कितना होगा? तो 27 और 34 कितना होता है? 61। 27 और 34, 61 हुआ ना? 61 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? फिर देखिए आपका और एक दिया हुआ है आपको इथेनॉल अल्कोहल है। इसका दिया हुआ मेल्टिंग पॉइंट 156 मतलब आप 273 में से 156 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया? 7 और यहाँ से 1 और यहाँ से 1। मतलब कि इथेनॉल अल्कोहल जो होता है इसका फार्मूला होता है C2H5OH। इसका मेल्टिंग पॉइंट
आपका -170 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ 351, 51 और 27 कितना हो गया 88 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या हुआ, इतना देर से ये प्रवचन दे रहे हैं कि एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड, अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड देखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड अभी हम लोग आएंगे, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ना, वो सारे कोवैलेंट कंपाउंड ही होते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड को अगर आप देखिएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। लो होने का मतलब क्या हुआ, लो होने का सिर्फ एक मतलब है कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक है, जिसके कारण एक कम हीट पे भी ये ब्रेक हो जा रहे हैं। तो आयोनिक बॉन्ड के कंपेयर में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है, जिसके कारण ये लो टेम्परेचर पर भी मेल्ट करते हैं या बॉयल करते हैं। एक तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, दो डिफरेंस आपको समझ में आया। पहला तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं होता, शेयर होता है। कैसे होता है, थोड़ा आगे वेट कर लीजिए। दूसरा कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ऑर्गेनिक बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तीसरी चीज कि ये जो होता है, अगर ऐसे आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली प्योर स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन किसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे कंटेन आयन। चूंकि उनके पास आयन होता है, लेकिन ये किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके पास आयन नहीं होता। अब हम लोग आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये क्या चीज है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी पर थोड़ा सा अगर आप आइए कार्बन के बारे में, तो आप सबको पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताने की जरूरत है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कार्बन ऐसे दो फॉर्म में पाया जाता है, एक कार्बन 12 6 और कार्बन 14 6। इसकी मात्रा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, ये ज़्यादा पाया जाता है। कोई बात नहीं, हम दोनों पे चलते हैं। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन या उतना ही उसके पास प्रोटॉन। तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 4। मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्टेट पूरा करना मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन को अगर कंप्लीट करना है तो इसको बाहर से कितना चाहिए, 4। या तो ये अगर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो हो जाता है 2 8, आउटर मोस्ट हो गया। इस केस में वो बनाएगा C-4, बनेगा ना, नेगेटिव आयन। और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि 2 और 4 है ना, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर जाता है, तो बच जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल है। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा तो वो स्टेबल है। इस केस में क्या बनाएगा, +4, है ना, क्लियर है। 2 तरीके से बना सकता है। अब आप सोचिए, 1 मिनट जस्ट वेट कर लीजिए। ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। 2 तरीके से बनाया। कार्बन अगर अपना 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया बाहर कहीं से,
तो बनाया 4 माइनस, ये नेगेटिव आयन बनाया। अगर 4 गेन कर लिया तो क्या बनाया 4 प्लस पॉजिटिव आयन। इस केस में इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो हीलियम की तरह नोबल एलिमेंट हो जाएगा। हीलियम का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो स्टेबल होता है। तो ये हीलियम वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा और ये नोबल बनेगा। और यहाँ पे ये नियोन की तरह नोबल 2 8 मतलब 10, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है, तो ये नियोन की तरह एक कन्फिग्रेशन गेन करेगा और नोबल एलिमेंट बन जाएगा। दोनों केस में देख रहे हो कि या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 लॉस करेगा। एनर्जी लगभग दोनों केसेस में सेम ही लगेगा, है ना। अब बात करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, तो क्या वो करेगा भी? तो फिर बात करते हैं कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो थोड़ा सा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आइए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 का मतलब हुआ कि उसके न्यूक्लियस पे, ये अगर न्यूक्लियस बना देते हैं तो इसके न्यूक्लियस पे 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को तो खैर इसको छोड़ दीजिए, ये न्यूट्रल होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या है 6 प्रोटॉन। और ऐसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लियर है? चलिए, न्यूक्लियस पर 6 प्रोटॉन, ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हुआ कि जब वो कार्बन बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब इसका मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 4 हम एक्स्ट्रा बना देते हैं। हो गया ना? इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये स्टेबल हो गया, बना लिया CH4 माइनस। अब देखिए कि इस एटम को गौर से देखिए, तो न्यूक्लियस पर कितना प्रोटॉन है 6, इलेक्ट्रॉन कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ये 8 10। अब 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। 1-2 का डिफरेंस रहता है ना तो एडजस्ट कर लेता है। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये इस कॉन्फ़िगरेशन को गेन नहीं करेगा। तो इस बात को छोड़ दीजिए कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेगा, क्योंकि अगर बाहर से ले लिया तो उसके पास क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो फिक्स है, तो 6 प्रोटॉन फर्दर 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता, ये अनस्टेबल हो जाएगा, होल्ड ही नहीं कर सकता, तो ये नहीं हो पाएगा। अब दूसरा कंडीशन करते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या होता है कि सेम यहाँ पे ये वाला बात हो जाता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो सेकेंड ऑर्बिट का जितना इलेक्ट्रॉन था सब खत्म, बचेगा सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, ये हीलियम की तरह तो नोबल एलिमेंट हो गया। अब यहाँ भी क्या है कि न्यूक्लियस पे कितना प्रोटॉन है 6, बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है 2। ये भी मुश्किल होता है कि 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ना तो ये पॉसिबल है ना इससे पहला वाला पॉसिबल है, तो फिर पॉसिबल है क्या? तो कार्बन यहाँ पे क्या करता है कि दूसरा चीज़ सोचता है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन तो बिल्कुल नहीं सोचता है। वो सोचता है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। शेयर करेंगे मतलब कि लेंगे भी और देंगे भी। आप ऐसे सोचिए कि 2 किसान हैं, एक किसान के पास 3 बैल है और एक किसान के पास 1 बैल है। अब जानते हैं कि हल चलाने के लिए 2 बैल चाहिए, तो जिसके पास 3 बैल है वो 1 बैल दे देगा, लॉस कर जाएगा, क्योंकि उसको 3 बैल समझिए तो 1 बैल हमेशा फालतू है, वो मुफ्त का खाएगा भी, उसका कोई काम भी नहीं है, और वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा, 1 बैल दे देगा
जिसके पास एक बैल था उसके पास 2 बैल हो गया, दोनों स्टेबल, आराम से दोनों अपना अपना काम करेगा। इस तरह से जो हुआ ना, तो एक लॉस किया एक गेन किया, वो आयोनिक बॉन्ड के केसेस में ऐसे ही होता है। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि एक के पास, पहले किसान के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मतलब बैल है, दूसरे किसान के पास भी एक बैल है। अब क्या सोचते हैं, कौन लॉस कौन गेन करेगा? ना तो कोई लॉस करेगा ना कोई गेन करेगा, बोलेगा हम शेयर करेंगे, लेंगे भी देंगे भी, जितना लेंगे उतना देंगे। तो कोवैलेंट कंपाउंड के केसेस में क्या होता है, बेसिकली 2 नॉन मेटल आपस में ज्वाइन करते हैं और वहां पे क्या करते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। शेयर करते हैं मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो दूसरे एलिमेंट को देते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन वो दूसरे को देते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन वो लेते भी हैं, मतलब उतना को शेयर करते हैं। उस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप कुछ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पहले समझ लीजिए। यहाँ पे 2 नॉन मेटल, अब जैसे आप ऑक्सीजन देखे होंगे, ऑक्सीजन जो जनरली आप फार्मूला लिखते हो क्या लिखते हो, इनवर्स में जो ऑक्सीजन मिलता है तो क्या आप O लिखते हो कि O2 लिखते हो? O2, मतलब कि एक साथ 2 ऑक्सीजन के आइटम रहते हैं और दोनों आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं? दोनों ऑक्सीजन है, मतलब दोनों ऑक्सीजन है तो दोनों के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तब यहां पे एक ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा अगर दूसरे को, तो दूसरा स्टेबल हो जाएगा, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन उस केस में पहले के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट, ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो लॉस और गेन तो नहीं करेगा। अब क्या करता है कि यहां पे जो दोनों ऑक्सीजन है उनका हम पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए 2 ऑक्सीजन आइटम है, O फिर O, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 6 हो गया, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब बताइए अगर ये अपना 2 लॉस कर जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है, तो उस केस में इसका तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर इसके पास कितना बचेगा? ये स्टेबल हुआ। अगर ये गेन कर लेता है तो फिर ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन फिर ये कितना हो जाएगा? 4, ये अनस्टेबल। तो कहता है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, मतलब ना लेंगे ना देंगे, हम लेंगे देंगे दोनों, ऐसे। मतलब कि सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लेगा और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको ये भी क्या करेगा? लेगा। तो यहां पे जो 2 दिखाई दे रहा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में दोनों शेयरिंग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, ये दोनों शेयरिंग हो रहा है। और इस तरह का जो बॉन्ड बना इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की खासियत है कि जितना इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देता है दूसरे से उतना ही लेता है। अब आप नाइट्रोजन की बात कीजिए, नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2, ठीक। उस केस में क्या होता है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5, चूंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 7 होता है, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 है। अब 2 रहेगा, तो 2 रहेगा तो पहले ऐसे लिखेंगे N, ठीक है। अब यहां पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कितना है? 5। इसको कितना कम हो रहा है? इसको कितना कम हो रहा है? तो इस दोनों आपस में शेयर कितना करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ऐसे आप बना दीजिए 1 2 3 और फिर 5 कर दीजिए और इसका भी कितना बना दीजिए? 1 2 3 और ये 4 5। अब मान के चलिए कि ये सब शेयर हो रहा है, ठीक है ना।
अब इसको गोल कर दीजिए। मतलब ये जो नाइट्रोजन है 3 इलेक्ट्रॉन को लिया, बदले में 3 इलेक्ट्रॉन को दिया। अब आप इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल के अंदर में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। इस सर्कल के अंदर में देखिए 8। अब पूरा इसको हटा दीजिए 8। ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। यहाँ लॉस गेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। इसको कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? 2। ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कितना शेयर हो रहा है? ये ट्रिपल बॉन्ड है। जितना शेयर होगा ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन का। कार्बन बेसिकली सबसे ज्यादा वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब आप सोचिए, अच्छा कुछ और हम कोवैलेंट बॉन्ड का आपको देते एग्जांपल। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है कि C बनाने का तरीका बता देते हैं, O2। अब एक कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब उसको कितना कमी हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना? 6, मतलब उसको कितना कमी है? 2। तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। कार्बन के पास कितना है? 4। तो अगर एक ऑक्सीजन एक कार्बन एक साथ मिले तो ऑक्सीजन बोला है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन लेंगे अगर 2 तो देंगे भी कितना? 2। तो कार्बन बोलेगा कि अगर हमको तुम 2 दोगे तब तो हम स्टेबल नहीं ना हो पाएंगे, क्योंकि तुम तो स्टेबल हो जाओगे लेकिन मेरे पास तो 6 ही होगा। तो ऐसा करो, एक और ऑक्सीजन को लेके आओ अपने जैसा, जो मेरा बचा हुआ 2 को ले ले और बदले में 2 हमको दे दे। तो इस तरीके से कार्बन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कुछ ऐसे, बीच में कार्बन रखें, इधर O। आगे चल के अगर आप 11th में पढ़िएगा ना तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है। ऐसे तो हम स्ट्रेट बना देते हैं, लेकिन इसके बीच में एक एंगल होता है, जो एंगल के बारे में आपको डिस्कस करना है 11th क्लास में। अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही बना देते हैं। तो इसके पास कितना है? 6। ठीक है, इसके पास भी कितना है? 6। और इसके पास कितना है? 4। अब क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे भी रहा है और ले भी रहा है। तो इसका कुछ ऐसे फिगर बना दीजिए, स्टेबल हो गया। अब उस ऑक्सीजन का देखिए, ये भी आपका 8 स्टेबल हो गया। अब कार्बन का देखिए, जहां जहां दिया है वहां वहां लेगा भी। तो यहां पे दिया है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को वो लेगा भी। अब हर सर्कल का देखिए तो अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन है, सब स्टेबल है। ये जो बॉन्ड है ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? चलिए अब कार्बन का थोड़ा सा समझते हैं। कार्बन अगर हाइड्रोजन से कंबाइन करना चाहिए, देखिए यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन किया है। एक कार्बन कितना ऑक्सीजन से? 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन था, मतलब 2 उसको चाहिए था, तो 2 देगा तो 2 लेगा। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वह हीलियम की तरह नोबल एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन अब कार्बन को कितना चाहिए? 4। यहां डील कैसे होगा? कार्बन को चाहिए 1, कार्बन को चाहिए 4 और हाइड्रोजन को चाहिए 1। कार्बन उसको बोलेगा अकेला अकेला तो भाई बात नहीं बनेगा, क्योंकि तुम हमको दोगे 1 तो हम भी तुमको देंगे 1, तो तुम तो स्टेबल हो जाओगे, लेकिन हम अभी भी अनस्टेबल के अनस्टेबल रहेंगे। ऐसा करो कि तुम अपने जैसे 4 को लेकर आओ, तुम चारों 1-1 हमसे ले लेना और चारों 1-1 हमको दे भी देना।
हम भी स्टेबल, तुम चारों भी स्टेबल। एक कार्बन को स्टेबल करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 4। एक कार्बन को स्टेबल करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 2। क्लियर? आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कैसे हम बता रहे हैं। तो एक कार्बन अगर है, एक कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब अगर इसको स्टेबल करना है तो इसको हाइड्रोजन चाहिए कितना? 4। ऐसे हो गया। अब पहले हाइड्रोजन ये दे रहा है, इसको ऐसे ले दिए, हाइड्रोजन स्टेबल 2 हो गया, 2 पे ही स्टेबल होता है हीलियम की तरह। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। अब कार्बन जहां जहां दिया वहां वहां लेगा, इसका मतलब आप इसको ऐसे कर दीजिए, 8 हो गया, ये भी स्टेबल। इसी को अगर आप देखिएगा तो शॉर्ट में ऐसे बनाया रहता है, C H H H H, सब जगह सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब, ये लाइन का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, शेयर हो रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। कहीं पे अगर मान लीजिए कि हम ऐसे लिख दिए, ठीक है ना, ये समझ में आया ना। अब इसको हम इरेज करते हैं, और अगर बाई चांस आप सोच लीजिए कि कार्बन, 2 कार्बन एक साथ है, तो कुछ ऐसे है, C और बीच में लिख दिया 2 लाइन। 2 लाइन का मतलब तुम क्या समझ गए कि ये दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर रहा है। इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4, तो ये तो 2 हो गया। 2 का मतलब कि इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसके पास कितना बचा हुआ है? तो इसका मतलब हाइड्रोजन अब कितना आएगा? एक इधर, एक इधर, फिर हाइड्रोजन एक इधर और एक इधर, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी यहां जो दोनों कार्बन है आपस में किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? डबल। तो अब ये सोचोगे कि ये कार्बन क्या 3 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है? नहीं, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड, इसको कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर मतलब पेयर हो चुका। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, और यहां पे कितना है? 2। तो 4 हाइड्रोजन की इसको जरूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अगर कहीं पे अगर हम लोग लिख दिए अब बताइए तो इसको कितना हाइड्रोजन की जरूरत है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन था, इसमें से 3 तो हो चुका, पेयर हो गया, 1 बचा, 1 हाइड्रोजन इसको चाहिए। कुल मिला के हम लोग फिर से आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है या कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है, आयोनिक बॉन्ड से वीक होता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है। थर्ड चीज है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता इन एनी सिचुएशन। आप चाहे उसको प्योर फॉर्म में लो, सॉल्यूशन फॉर्म में, क्योंकि इसके पास फ्री आयन नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पे डिस्कस करेंगे। आप फिलहाल आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेना, इसका नोट्स रेडी कर लेना। नेक्स्ट सेक्शंस में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डिस्कस करेंगे, एंड फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला जो टॉपिक स्टार्ट किए थे कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लगभग 5 लाख के करीब है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या 1 करोड़ कैसे है, क्या ऐसा कारण है, वो सब उस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम लोग डिस्कस
करेंगे। ओके, ठीक है।